Very good evening, friends. Meeting after 1 day's gap. Today we will be discussing part 3. So part 3 has got 7 chapters and it contains sections from 78 to 187. अब 77 सेक्शंस तक ही डिस्कस करने में हमने कितने दिन लगा दिए, लेकिन ये सेक्शंस ऐसे हैं एक दिन में डिस्कस हो सकते हैं सारे के सारे 78 टू 187. ये बेसिक इसका फॉर्मेट है. चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इज फ्रेश स्टार्ट. वैसे ऐसा पूछेगा नहीं कि चैप्टर 2 में क्या है, इस तरह से नहीं पूछता, बट इट बेसिकली कवर्स 3 थिंग्स. देखो पार्ट 3 का हेडिंग ये है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स. ठीक है, कॉर्पोरेट पर्संस का हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया. अब ये बेसिकली इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है. इसमें एक तो है फ्रेश स्टार्ट. फ्रेश स्टार्ट का मतलब तो भाई बंदे के पास कुछ भी नहीं है, इनकम भी कम है, एसेट्स भी कम है, लायबिलिटीज भी कम है, तो उसको कहते हैं भाई जा तू मौज कर. ठीक है, तुझे किसी का कुछ नहीं देना, सिर्फ तेरे रिकॉर्ड में एक एंट्री हो जाएगी भाई जिसने फ्रेश स्टार्ट अवेल किया था. ठीक है, और कुछ पीरियड तक आप अवेल नहीं कर पाओगे दोबारा. इतना ही है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे. उसके बाद में फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. अब ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का 2-3 बेसिक इसमें डिफरेंसेस हैं जो कॉर्पोरेट पर्सन से. क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के लिए कोई अलग से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं आता. बेसिकली क्या है, ये अपना ही प्लान देते हैं. भाई ये इंडिविजुअल है मान लो, अब एक इंडिविजुअल अपने आप ही बताएगा जी मैं इस तरह से पैसे दे सकता हूँ. ठीक है, तो अब वो जो प्लान बताएगा, क्रेडिटर्स कई बार उसको कहते हैं भाई नहीं इसको ऐसे मॉडिफाई करो, लेकिन मॉडिफिकेशन भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है बाय इंडिविजुअल या पार्टनरशिप. अगर वो अप्रूव नहीं करता तो फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर इशू हो जाता है. तो बैंक्रप्सी में थोड़ा सा डिटेल है कि भाई उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेट कैसे होगा. ये थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट है जिसके ऊपर रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मेरे हिसाब से इसमें चैप्टर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप, ये तो हमें मालूम ही है, DRT और DRAT को खास बात नहीं है. और फिर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज. ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज में भी एक चार्ट आपको दे दिया जाता है, तो चार्ट से आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं. ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है. ये प्रेजेंटेशन वही प्रेजेंटेशन है जो हमने सेक्शन वाइज कवरेज में डाल रखी है. ठीक है, बस इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और बाकी कंटेंट सेम है. ये सारी की सारी वहीं पर आपको मिल जाएगी. अब जैसे 78 है तो 78 क्या बात करता है? 78 बात करता है कि एप्लीकेशन की. इसका हेडिंग है एप्लीकेशन, कि भाई ये अप्लाई किस किस पर होता है. एक तो फ्रेश स्टार्ट पर अप्लाई होता है, एक इंसॉल्वेंसी और एक बैंक्रप्सी, और दोनों की इंडिविजुअल्स की भी और पार्टनरशिप की. जैसे वहां पर कॉन्सेप्ट है रिलेटेड पार्टी की. ठीक है, सेक्शन 524 में हमें मालूम है कि रिलेटेड पार्टी की कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर क्या है, एसोसिएट की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब नेचुरली अब अगर हम बिना पढ़े भी समझें कि एसोसिएट कौन होगा, इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप फर्म का एसोसिएट कौन होगा. ठीक है, या तो उसका रिलेटिव होगा या स्पाउस ऑफ रिलेटिव होगा. ठीक है, पार्टनर या स्पाउस ऑफ पार्टनर और रिलेटिव ऑफ पार्टनर, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट वेयर डेटर इज अ बेनिफिशियरी. ठीक है, कंपनी वेयर डेटर अलॉन्ग विद एसोसिएट्स owns more than 50% capital, and relative means if they are related as members of HUF only for this part or in the manner prescribed. तो बेसिकली रिलेटिव में ये चीजें कवर होती हैं. ठीक है, अब इसके अलावा बैंक्रप्सी डेट. बैंक्रप्सी डेट क्या है? बैंक्रप्सी डेट है एनी डेट ओड एज ऑन बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट. अब वहां पर जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आती थी, यहां पर आती है बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट. भाई देखो दो बातें हैं, या तो इसकी बैंक्रप्सी होगी या नहीं होगी. जैसे मैंने बताया ये अपना एक रीपेमेंट प्लान देगा
क्रेडिटर्स उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे, लेकिन फाइनल से इसी की रहेगी। तो पैसे इसी ने देनी है, इंडिविजुअल ने, किसी आउटसाइडर ने तो पैसे देने नहीं है, ठीक है ना। तो आरपी भी उस प्लान को देखता है और क्रेडिटर्स भी देखते हैं, लेकिन फाइनल से इसी की रहती है, जिसने पैसे देने हैं, वो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है, ठीक है। अगर वो नहीं दे पाता तो फिर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनी डेट ओड ऑन बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, या डेट इन विच ही बिकम्स लायबल आफ्टर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट बाय रीजन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है। तो उस डेट से पहले कोई उसने ट्रांजैक्शन की थी जिनके लिए वो लायबल हो गया, तो वो भी बैंक्रप्सी डेट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट है क्या? ऑन विच ऑर्डर इज पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमें मालूम है डीआरटी है, ठीक है ना। एपीलेट अथॉरिटीज में डीआरएटी होती है। और बैंक्रप्सी ट्रस्टी क्या है? ही इज द आईपी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी फॉर द एस्टेट ऑफ बैंक्रप्ट। जैसे वहां पर क्या होता है, वहां पर लिक्विडेटर होता है, तो लिक्विडेटर को आप रिप्लेस कर दोगे बैंक्रप्सी ट्रस्टी से। वहां पर टर्म होती है लिक्विडेटर कॉर्पोरेट पर्सन्स में, यहाँ पर टर्म यूज होती है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, बिकॉज ही होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म इन ट्रस्ट, ठीक है ना। तो वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी हो गया। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया विच इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी फॉर द एस्टेट ऑफ बैंक्रप्ट, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ एक्सक्लूडेड एसेट्स आते हैं। एक्सक्लूडेड एसेट्स में कि भाई जिनको आप टच नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सक्लूडेड एसेट में क्या ध्यान में रखने वाली है, वो ये ध्यान में रखने वाली है कि ये अनएनकम्बर्ड होने चाहिए। अनएनकम्बर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट में लोन ना लिया गया हो या जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी ना दी गई हो, ठीक है। जैसे एक मकान आपको छूट है, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है, ओन्ड बाय डेटर होना चाहिए, फिर वो अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, मतलब अगर उस पर लोन ले रखा है तो फिर वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स, अदर इक्विपमेंट जो उसके पर्सनल यूज, उसके एम्प्लॉयमेंट, उसके बिजनेस के लिए जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट या प्रोविजंस फॉर ये दे रखा उसका एज आर नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे एग्जम्पशन है। या पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, कोई मंगलसूत्र है या कोई इस टाइप के हैं जो रिलीजियस यूसेज की वजह से दे कैन नॉट बी पार्टेड अवे, ठीक है, डेटर या उसकी इमीडिएट फैमिली के। फिर अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान इन द नेम ऑफ डेटर और इमीडिएट फैमिली। कई लोग एलआईसी पे लोन ले लेते हैं, मान लो अगर एलआईसी की पॉलिसी पे लोन ले लिया तो फिर वो इसमें एक्सक्लूड नहीं होगी, अगर अनएनकम्बर्ड है तो वो छूट जाएगी इससे, ठीक है। और फिर सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, उसमें भी लिमिट है कि भाई कितना प्रेस्क्राइब्ड है, वो शायद 20 लाख रुपए है, वो आप देख लेंगे, ठीक। तो इतना ही, ये हो गए हमारे एक्सक्लूडेड एसेट्स। उसके आगे देखते हैं फिर एक्सक्लूडेड डेट भी इसमें आता है। एक्सक्लूडेड डेट क्या है? एक्सक्लूडेड डेट मीन्स जैसे हमें कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड करना है, ऐसे कुछ डेट्स को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। मतलब ये तो देने ही देने पड़ेंगे, अगर ये नहीं दोगे आप तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। एक्सक्लूडेड डेट में क्या आ गया? लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट या लायबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस और लीगल ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। आपका कोई मैरिज का केस चल रहा है, उसमें आपने मेंटेनेंस देनी, वो देनी पड़ेगी। लायबिलिटी रिलेशन टू ए स्टूडेंट लोन, एनी अदर डेट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक्सक्लूडेड डेट में आते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप डेट क्या है? पार्टनरशिप डेट में वो डेट है जिसके लिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल है, ठीक है। अगर मान लो पार्टनर ने जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लोन ले लिया जिसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है तो वो उसमें नहीं आएगा। फिर क्वालिफाइंग डेट क्या है? क्वालिफाइंग डेट में नेचुरली एक्सक्लूडेड डेट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जो डेट है टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड एंड एनी डेट विच हैज बीन इनकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। फ्रेश स्टार्ट हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये फ्रेश स्टार्ट देखते हैं। फ्रेश स्टार्ट क्या है? फ्रेश स्टार्ट में मैंने बताया कि भैया इसके पास कुछ है ही नहीं, भूखा नंगा है बिल्कुल। ये इसकी सालाना इनकम 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं है।
इसके पास टोटल एसेट्स 20,000 से ज़्यादा नहीं है, इसका जो क्वालिफाइंग डेट है वो 35,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये क्यों रखा गया प्रोविज़न? वैसे कोई आया नहीं है अभी इसमें ये इसीलिए रखा गया कि कल को गवर्नमेंट चाहे तो किसी लोगों का, मान लो किसानों का लोन माफ़ करना चाहे, ठीक है, माफ़ कर सकती है। ऐसे कोई और भी कोई ऐसे केसेस उनके सामने आए तो उसको एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, सारे को कर देगी माफ़। सर एक बार क्वालिफाइंग डेट एक बार किसका क्वालिफाइंग डेट का? हाँ यस सर। ओके, क्वालिफाइंग डेट मीन्स बेसिकली अमाउंट ड्यू विच इंक्लूड, जैसे वहां पर क्या है, वहां पर भी तो डेट है ना, डेट ड्यू एंड पेबल। तो क्वालिफाइंग डेट ड्यू मीन्स अमाउंट ड्यू विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट और एनी अदर सम ड्यू in respect of the amount owed under any contract by the debtor for a liquidated sum either immediately or at a certain future date, and does not include an excluded debt to the extent it is secured, and any debt which has been, basically they are trying to identify that what is the amount payable. Basically qualifying debt means this ki what is the amount payable, and they will naturally exclude the excluded debt, है ना, and that because that is separate, or and if there is any secured then also it is separate, because secured creditor has got the option to realize his security on its own, ठीक है ना। So both excluded debt and secured debts are excluded, and it means basically the liquidated sum. Liquidated sum means the amount which if which it was payable on a future date, then it has been brought to current date, है ना, बाई अप्लाइंग सर्टेन फार्मूला, वो जो मैंने आपको बताया था 1 + r रेज़ टू द पावर n, वो वाला फार्मूला, ठीक है। तो क्वालिफाइंग डेट मीन्स बेसिकली द डेट विच इज ड्यू फ्रॉम दैट पर्सन। सो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस इट सेज योर ग्रॉस इनकम, एनुअल इनकम है ये, डज नॉट एक्सीड 60,000, assets total does not exceed 20,000, and aggregate value of qualifying debt does not exceed 35,000. मतलब they have got very minimum amount to pay, maybe a crop loan, maybe anything, ठीक है ना। He is not an undischarged insolvent, इसका कोई मकान भी नहीं है, ना encumbered है ना unencumbered है, ठीक है। तो कोई फ्रेश स्टार्ट, कोई इंसॉल्वेंसी, कोई बैंक्रप्सी प्रोसेस इसके अगेंस्ट में नहीं चल रहा, ठीक है। और नो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर फॉर हिम इन द प्रीसीडिंग 12 months from the date of application for fresh start. So these are the conditions 20, 35, 60 बेसिकली, ठीक है। और बाकी तो है ही। फिर अब इसमें क्या होगा, अब सिंपली एन एंट्री विल बी मेड इन हिज रिकॉर्ड्स कि भैया इसने ये फ्रेश स्टार्ट अवेल किया था। अब एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम मॉरेटोरियम हियर। वहां पर क्या है, इन केस ऑफ CIRP there is no concept of interim moratorium. Here, as soon as you file an application, interim moratorium starts, and as soon as the application is admitted, then moratorium starts. So there are two types of moratorium here. One is interim moratorium and another is moratorium. So 81 says when an application is filed, an interim moratorium shall commence, ठीक है, and it will cease to have effect on the date of admission or rejection of the application, ठीक है। अच्छा, इंटरिम मॉरेटोरियम में क्या होगा, इंटरिम मॉरेटोरियम में ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड any legal action or legal proceeding pending in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed, ठीक है। So there will be a stay on all the legal actions or legal proceedings pending in respect of any of his debts, and no creditor shall initiate any legal action or proceeding in respect of such debt. So pending will be stayed and no fresh can be initiated. And the application under section 80 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed, ठीक है। So a fees will be prescribed for initiating this fresh start process. We are studying now fresh start process, ठीक है भाई। ये जो 60, 20, 35 वाला था, ये कैसे चंगुल से बाहर निकलेगा, इसके लिए ये है, इसको भी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। और when an application is filed under section 80 by a debtor, ठीक है। अब इसमें क्या है, who is
making the application? Application is being made by either debtor or through RP. ठीक है? So both debtor and RP can make the application. And the application under subsection 3 shall contain the following information supported by an affidavit. So what he will give? List of all debts owed by the debtor as on the date of the said application. ठीक है भाई, टोटल डेट ही उसका कितना है, टोटल क्वालिफाइंग डेट ही 35,000 है, तो ये पूरा डिटेल देगा, इंटरेस्ट पेबल कितना है, डेट पेबल कितना है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड कितनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड हिज इमीडिएट फैमिली अप टू 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है. And when application is filed through ARP, so in 81 they are required to give certain information. Basically it relates to the debts what are subsisting as on the date of the application, interest payable, security, financial information of the debtor and his immediate family members up to 2 years prior to the date of the application. Particulars of debtor's personal details as may be prescribed, reasons and particulars of any legal proceedings which to the debtor's knowledge has been commenced against him, and the confirmation that no previous fresh start order under this chapter has been made in respect of the qualifying date of the debtor in the preceding 12 months of the date of the application. So this is section 81. I am reading from the code, Bear code. Okay. Now in section 82. Section 82 says where an application under section 80 is filed by a debtor through a resolution professional. So 80 says the application can be filed by the debtor. Okay. Now either he himself or through resolution professional he can file the application. So section 82 says where an application under section 80 is filed by the debtor through a resolution professional, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days of the receipt of the application and shall seek confirmation from the board that there are no disciplinary proceedings pending. ठीक है. अब ये क्या करेगा, बोर्ड से पूछ लेगा कि भैया कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है. ठीक है. एंड बोर्ड क्या करेगा, board shall communicate to the adjudicating authority in writing either confirmation of the appointment of the RP who filed an application or rejection of the appointment of RP who filed an application and nominate a RP suitable for fresh start process. So board will either confirm or reject, and in case he rejects, board rejects, then they will nominate another RP. इसमें जैसे उसकी ग्रोस एनुअल इनकम उसकी 60,000 से ज्यादा नहीं है, हाँ, यानी कि 5,000 रुपए महीने की. हाँ जी, हाँ जी. वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहाँ से वो लेके आ जाएगा? नहीं, ऐसा ना जी, ऐसा ना जी. जैसे 80 है ना, 80 में क्या है, खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. 82 में आरपी के थ्रू है, 80 में खुद भी फाइल कर सकता है वो. नहीं, आई एग्री विद यू, बट ये एनेबलिंग प्रोविजन का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया. खुद का तो बिल्कुल ठीक है. और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब हद है, मतलब कहाँ तक सरकार का दिमाग चल रहा है. पर ऐसा नहीं, पता क्या रूल्स बनाए हैं अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए, लिमिट्स वगैरह अभी आएंगी, जस्ट इन्होंने ड्राफ्ट किया है. तो वो बात आपकी ठीक है, पर कई लोग होते हैं फ्री फंड में काम करने की आदत होती है, वो कहते हैं एक्सपीरियंस ले लेंगे, चलो ठीक है. अपने याद अमाउंट में फिट करेगा. अपने ऑडिट जो है, ऑडिट भी तो 2-2 हजार रुपए में कर रहे लोग, कोटेशन में दे रहे हैं कि 2,000 रुपए में 4,000 रुपए में ब्रांच कर देंगे, तो यहाँ भी आ जाएंगे लोग. सर प्रोफेशनली तो इस अमाउंट में फिट करेगा, इससे 2 जीरो हटाओ तो ये 60,000 में फिट हो रहा है और ये 35,000 में फिट हो रहा है. हाँ ठीक बात है, कईयों की कैश की इनकम हो सकती है, कुछ भी है, वो सब चीजें हैं. तो अपॉइंट, अच्छा इसमें क्या हो गया, तो जब एप्लीकेशन, हाँ जी आगे जी बोलिए. Fresh start, interim moratorium will commence from the date of filing of application, sir. No need for admission. Yes. There will be 2 types of moratorium. One will be interim moratorium, which will start from the date of filing of the application, and then moratorium, which will start once the application is admitted. Okay. So section 82 says when application is filed through RP, adjudicating authority will confirm from the board whether no disciplinary proceedings are pending, and board will either confirm or reject the appointment, and in case it rejects, it will nominate another RP. This is what 82 says.
Now, it also says where an application is filed by the debtor himself and not through the RP, adjudicating authority shall direct the board within 7 days of the date of the receipt of an application to nominate a resolution professional for the fresh start process. So, in case an application is filed under section 80, then also nomination of RP is required. Then adjudicating authority will direct the board within 7 days of the date of the receipt of application to nominate an RP, and board will nominate a resolution professional within 10 days. ठीक है? And the adjudicating authority shall by order appoint the RP recommended or nominated by the board under subsection 2 or as the case may be. A resolution professional appointed by the adjudicating authority shall be provided a copy of the application of fresh start. ठीक है? Now examination of application, say 83. So this application in case of fresh start can be made either by the debtor himself personally or through RP. In case it is made personally, even then section 82 says adjudicating authority will direct the board to nominate a resolution professional. ठीक है? Which the board will do within 10 days. आगे देखते हैं. ये क्या कहता है कि वेर एप्लीकेशन है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना. वेर एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द डेटर, adjudicating authority will direct the board within 7 days to nominate RP and board within 10 days will nominate RP. Now section 83. Section 83 talks of examination of application within 10 days. The resolution professional shall examine the application made under section 80 within 10 days of his appointment and submit a report to the adjudicating authority either recommending acceptance or rejection of the application. One of the important features of insolvency and bankruptcy of individuals and partnership firms is that there is a you can say more emphasis on reporting by RP, because for everything DRT is acting on the basis of report furnished by the RP. In this case also, application when an application is made under section 80, the RP will submit a report to the adjudicating authority and RP will recommend whether this application of fresh start should be accepted or rejected. ठीक है? तो recommendation will be done by RP. Now, what this will contain? It will contain the details of the amount mentioned in the application, which in the opinion of the resolution professional are qualifying debts, and liabilities eligible for discharge under subsection 3 of section 92, that will be later, and resolution professional may call for such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or any other person who in the opinion of the RP may provide such information, and the debtor or any other person shall furnish such information or explanation within 7 days of receipt of the request. And the RP will presume that the debtor is unable to pay his debts at the date of the application if pehla, in his opinion, the information supplied in the application indicates that the debtor is unable to pay his debts and he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete, and he has reason to believe that there is no change in the financial circumstances of the debtor since the date of the application enabling the debtor to pay his debts. ठीक है? And the resolution professional will reject the application if in his opinion the debtor does not satisfy the conditions or debtor disclosed in the application by the debtor are not qualifying debts. ठीक है ना भाई, वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसको जज करना है, 60, 20 और 35 पे. ठीक है? And the debtor has deliberately made a false representation or omission in the application or with respect to the documents or information submitted. ठीक है? So basically recommendation is to be done by the RP. ठीक है? Whether the application should be accepted or rejected. The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report to the adjudicating authority and shall give a copy of the report to the debtor. ठीक है? Debtor को भी कॉपी दे देगा और adjudicating authority को अपनी रिकमेंडेशन दे देगा. ठीक है? ये हो गया हमारा सेक्शन 83. अब आगे चलते हैं सेक्शन 84.
सेक्शन 84 क्या कहता है भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 डेज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। इस आरपी ने अपनी रिपोर्ट दे देनी है। वहां पर क्या होता था कॉर्पोरेट में, वो सीआईआरपी वाले केस में वहां पर सीधे एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते थे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही देखती थी सब कुछ चीजें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरपी देख रहा है, आरपी देख रहा है कि जो एप्लीकेशन है, जो क्राइटेरिया उसमें 20, 60, 35 वाले वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और जब से उसने एप्लीकेशन लगाई थी, कई बार होता है कि जब उसने एप्लीकेशन लगाई और जब ये बाद में आरपी अपॉइंट हुआ, क्योंकि उसने तो एप्लीकेशन खुद लगाई, ठीक है ना, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोर्ड को बोला, बोर्ड ने 10 दिन में नाम रिकमेंड किया, नॉमिनेट किया, तो उस केस में अगर कोई चेंज है तो ये सब बताएगा कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है या रिजेक्ट होनी है। उसके बेसिस पर फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये सेक्शन 84 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितना टाइम है, 14 डेज, ठीक है। इट विल पास एन ऑर्डर आइदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। अब ये जो ऑर्डर है ये क्या होगा, द ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन शैल स्टेट द अमाउंट विच इज बीन एक्सेप्टेड एज क्वालिफाइंग डेट। देखो भाई उसने पैसे ही देने हैं ना, तो किरण जी जो पूछ रहे थे क्वालिफाइंग डेट की इंपॉर्टेंस है, तो क्वालिफाइंग डेट ही उसने एक्सेप्ट करना है कि विच इज बीन क्वालिफाइड एज एक्सेप्टिंग डेट्स, qualifying debt by the resolution provisional and other amounts eligible for discharge under section 92 for the purpose of fresh start order, ठीक है। अब ये जो कॉपी है इस ऑर्डर की, ये दे दी जाएगी किसको, a copy of the order passed by the adjudicating authority along with a copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application within 7 days of the passing of the order, ठीक है। तो जो भी क्रेडिटर थे उसके उनको भी कॉपी दे दी जाएगी। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये 2 यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 7 होना चाहिए, ये पता नहीं, ये आप भी उसमें भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो है ना ये 2 गलत लिख दिया गया है, ये हो नहीं रहा क्या करेक्ट, इसमें हो जाएगा इसको, यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। ये कोड में तो 2 ही है सर, कोड में 2 ही है, कोड में 2 का नहीं, कौन सी बात कर रहे हो आप, 84 की बात कर रहे हो? 84 की है नहीं, 84 मेरे पास है, 7 है, 84 का 3, 84 सबसेक्शन 3 पेज 90, इसमें तो 2 लिखा हुआ है, तो बाद में चेंज हुआ है। नहीं 7 ही है जी मेरे पास, तो सेक्शन 84 सब सर 7 है within 2 नहीं 2 नहीं है जी, 2 गलती से लिखा गया था, ये 7 है, 2 नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, 7 है मेरे पास। बेयर कोड है, कमर्शियल का बेयर कोड है मेरे पास, पेज 90 से मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं कोड साथ में रख लेता हूँ, कई बार होता है गलती होती है, चेक कर लीजिएगा फिर भी। अच्छा 85 में क्या होगा, इफ अब अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ठीक है, तो एडमिट हो गई तो आपका मॉरिटोरियम लग गया, ठीक है। नाटक सारे होंगे, अरे भाई देखो गरीब की लड़की का ब्याह हो, अमीर का ब्याह हो, नाटक तो सारे होते हैं ना, तो ये पूरे नाटक होंगे इसमें भी, इसमें बल्कि और ज्यादा है, इंटरिम मॉरिटोरियम भी लगा रहा है, ये मॉरिटोरियम भी 2 ले ले भाई तू, एक की बजाय, पहले इंटरिम फिर दोबारा मॉरिटोरियम। अब मॉरिटोरियम में क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मॉरिटोरियम पीरियड शैल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेट्स, ठीक है। और मॉरिटोरियम में क्या होगा, कोई पेंडिंग लीगल है, कोई पेंडिंग लीगल जो है, जो पुराने चल रहे हैं वो स्टे हो जाएंगे, ठीक है, और नए इनिशिएट नहीं होंगे। अच्छा इसमें ना दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, डेटर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे सेक्शन 14 में क्या होता है, सेक्शन 14 में मॉरिटोरियम में कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करता ज्यादा, ठीक है ना, कंपनी तो बल्कि केस फाइल कर सकती है सीआईआरपी में। यहाँ पर क्या है, डेटर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। डेटर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, या किसी कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह में पार्ट नहीं ले सकता। ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ और एलिनिएट एनी ऑफ हिज एसेट्स, क्योंकि वहां पर क्या है, वहाँ तो कंपनी अलग है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पर्सनल है, इंडिविजुअल है, तो वो अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ या एलाइनेट नहीं कर सकता। इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर दैट इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस,
ये अपने बिजनेस पार्टनर को भी बताएगा कि ही इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एंड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रायर टू एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ सच वैल्यू as may be notified by the central government either individually or jointly that is undergoing a fresh start process. ठीक है, and he will disclose the name under which he enters into business transactions if it is different from the name in the application admitted under section 84. ठीक है, तो जिस नाम से एप्लीकेशन लगाई है किसी दूसरे नाम से भी वो ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, बताना पड़ेगा. ठीक है, and he will not travel outside India except with the permission of the adjudicating authority. So there are restrictions on movement, there are restrictions on business, there are restrictions on transactions. सर ये रेस्ट्रिक्शन उस पे लगाई है जो 5,000 रुपए महीने से ऊपर नहीं कमाता. साइकिल बेचारे के पास है नहीं. नहीं, पर आगे इंडिविजुअल में भी तो ये प्रोविजन है ना, इसलिए वो प्रोविजन कॉपी कर दिया खाली. हाँ बस जब इंडिविजुअल वाला पोर्शन आएगा उसमें भी सारे रेस्ट्रिक्शन सेम है. आई एग्री, बट ये फ्रेश स्टार्ट नहीं होना चाहिए. यहाँ पर बेचारे के मजाक उड़ा रहे हो. वो क्या भाई, तू इंडिया से बाहर ट्रेवल नहीं कर पाएगा. हाँ, माल्या कर सकता है, बेचारा 5,000 रुपए महीने वाला नहीं कर सकता. नए ड्राफ्ट करने में मेहनत लगती थी, कॉपी पेस्ट कर दिए. कौन माथा फोड़ी. बस कॉपी बोल. The moratorium ceases to have effect at the end of the period of 180 days beginning with the date of admission unless the order admitting the application is revoked under subsection 2 of section 91. ठीक है, तो एडमिशन इसमें रिवोक भी हो सकता है अगर उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो. ठीक है ना, तो अदरवाइज ये 180 डेज तक जो है इफेक्टिव रहेगा. ठीक है, एंड इट विल सीज टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज अनलेस द ऑर्डर इज रिवोक्ड. अब आगे चलते हैं. 86 क्या है? 86 में कहता है कि भाई ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर एंड देयर एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर जो है वो विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कर सकता है. क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है? इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट, कि भैया क्वालिफाइंग डेट में ये वाला इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, या इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 84. सो जो क्वालिफाइंग 84 का जो ऑर्डर है, 85 के ऑर्डर में 84 में जो ऑर्डर देती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बेसिकली उसमें क्वालिफाइंग डेट बताती है कि भाई क्वालिफाइंग डेट कितना एक्सेप्ट हुआ. ठीक है ना, तो अब ये है कि ये क्रेडिटर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो क्वालिफाइंग डेट बताया उसको चैलेंज किया कर सकता है. ठीक है, ये कब सकता होगा? 10 दिन के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर. अब ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, एक तो इंक्लूजन ऑफ ए डेट या इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट. ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन फाइल करनी है, ए क्रेडिटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो ये भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसे क्लास में मॉनिटर नहीं बना देते, तो ऐसे इसमें मॉनिटर बना रखा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि भैया सीधे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मत आओ, आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से चेक करा के लाओ कि क्वालिफाइंग डेट सही था गलत था. ठीक है, उसके बाद में द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी सपोर्टेड बाय सच इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये कंसिडर करेगा और एग्जामिन करेगा और एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा है. ठीक है, तो जब इसने अप्लाई किया एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर्स, हाँ नेचुरली, हाँ, लेकिन विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डेट नहीं लिखा, विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में एग्जामिन, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला इसलिए होता है, एग्जाम में इस टाइप से पूछ लेते हैं कि भाई विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन है या विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है, विद इन 10 डेज ऑफ डिस्पैच ऑफ एप्लीकेशन है, क्या है वो चीज. बट ये सर थोड़ा है टोटली इलॉजिकल. हाँ. किसी ने एप्लीकेशन आते रहा 15 दिन पहले वाली, तो 10 दिन की तो बात छोड़ो, 15 दिन तो पहले ही निकल गए. The resolution professional may examine any matter that appears to him to be relevant to the making of a final list of qualifying dates for the purpose of section 92. ठीक है ना, तो वो कोई भी मैटर को एग्जामिन कर सकता है जो उसको लगता है कि रेलेवेंट है क्वालिफाइंग डेट की लिस्ट फाइनल करने के लिए. भाई क्वालिफाइंग लिस्ट है क्या? क्वालिफाइंग डेट की लिस्ट बेसिकली लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ही तो है. ठीक है ना, अब टोटली उसमें कितना 35,000 होना है, 35,000 में कितने शामिल हो जाएंगे?
सर इसमें एक जो क्रेडिटर्स लेंगे वो क्रेडिटर्स वही लेंगे जो ऑर्डर में मेंशन है, कोई नया क्रेडिटर ऐड नहीं हो सकता अगर उसको छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया था क्वालिफाइंग। नहीं तो ऐसा ना जी, वो इसीलिए तो 10 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकता है ना कि मेरा नाम इंक्लूड करा जाए। वो क्रेडिट ये वही तो हम पढ़ रहे हैं, ये हम 86 जो पढ़ रहे हैं, 86 में यही पढ़ रहे हैं ना। कोई क्रेडिटर कह सकता है इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट, भाई क्वालिफाइंग डेट नहीं लिया, इसको इंक्लूजन करो। वो आरपी से सर इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 का, सबसेक्शन 1 का, एनी क्रेडिटर मेंशन इन द ऑर्डर, मतलब वही वाले क्रेडिटर लेंगे जो ऑर्डर में जिनका नाम मेंशन हो। हाँ ठीक है, हाँ तो ऐसा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा है, मतलब नए क्रेडिटर नहीं हो सकते, लेकिन वो कह सकता है ना कि भाई क्रेडिटर का हो सकता है एक डेट इंक्लूड किया हो, दूसरा ना इंक्लूड करा हो, वो कह देगा मेरा ये भी डेट इंक्लूड है, ये पर्पज है। भाई इंक्लूड अगर कोई क्रेडिटर अगर छूट गया तो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, राइट। एक एनी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द ऑर्डर, ठीक है, टू हुम ए क्वालिफाइंग डेट इज ओड, बिल्कुल ठीक है। तो वही कैसे, लेकिन इंक्लूजन ऑफ डेट तो वही करेगा ना भाई जो छूट गया होगा, इंक्लूजन ऑफ डेट या इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स, ठीक है। भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया या इंटरेस्ट शामिल नहीं किया, या फिर मेरे 2 डेट थे, मेरा एक ही डेट इंक्लूड किया, ये चीज ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन रेजोल्यूशन प्रोविजनल ये क्या करेगा, अमेंडेड लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट बना देगा, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा फॉर डायरेक्शंस और टेक सच अदर स्टेप्स एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। लेकिन आप देखो एक बात और भी है, जो पॉइंट 6 है 86 का सब सेक्शन 6, वो क्या कहता है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में एग्जामिन एनी मैटर दैट अपीयर्स टू हिम टू बी रेलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 92। तो लिस्ट अभी फाइनल नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पर ले सकता है उस चीज को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहे तो वो यहाँ ले सकता है, ही में एग्जामिन, तो एग्जामिन कोई उसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पावर होगी ना। बेसिकली पावर आरपी के पास है, यहाँ पर आरपी ने करना, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो पोस्ट ऑफिस का काम कर रही है यहाँ पर, जो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे मेनली काम कर रही है। तो वो जो आपका पॉइंट था ना कि भाई नया क्रेडिटर नहीं शामिल हो सकता, तो यहाँ ले लेगा वो 86 में ले लेगा उसको। नहीं ठीक है सर, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 87, ठीक है, एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोविजनल, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन भी लेके पहुंचा, फिर भी उसके बाद भी इसने शामिल नहीं करा, ठीक है ना, क्योंकि आरपी ही इसमें रिकमेंड कर रहा है ना फाइनली। तो द डेटर और द क्रेडिटर हु इज एग्रीड, भाई डेटर कब एग्रीड होगा, वो कहेगा यार तो इसको पैसे देने नहीं थे, मैंने इसको क्यों शामिल कर लिया। क्रेडिटर कहेगा जी मैंने कहा था, इसने शामिल नहीं करा। तो डेटर या क्रेडिटर हु इज एग्रीड बाय द एक्शन टेकन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 86, ये इसको भी 10 दिन दिए गए, ठीक है। विद इन 10 days ऑफ सच डिसीजन मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चैलेंजिंग सच सेक्शन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, एक तो यह है कि आरपी हैज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द डेटर और द क्रेडिटर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया। दूसरा, रेजोल्यूशन प्रोविजनल हैज कोल्यूडेड विद द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ, या आरपी हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 86। तो 86 में जो भी कंडीशन दे रखी है उसको कंप्लाई विद नहीं किया। तो उस केस पे जो आरपी का डिसीजन था रिगार्डिंग इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन, तो उसको भी चैलेंज कर सकता है कोई भी डेटर या क्रेडिटर विद इन 10 days ऑफ द एक्शन, ठीक है, विद इन 10 days ऑफ सच डिसीजन। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शिल डिसाइड, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद फिर 14 दिन है कि 14 दिन में वो डिसाइड करेगी। And where the application under subsection 1 has been allowed by the adjudicating authority, it shall forward its order to the board, and the board may take such action as may be required under chapter 6 of part 4 against the RP, ठीक है ना। तो बोर्ड आरपी के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकता है कि भाई अगर वो चाहे कह दे ये मिला हुआ था उसके साथ, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 87। अब आगे चलते हैं 88 क्या कहता है, जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज क्या है, द डेटर will make available to the RP all information relating to his affairs, attend meetings and comply with the request of the RP in relation to the fresh start process, ठीक है। तो ये डेटर जो है RP को सारा कोऑपरेट करेगा and inform the RP and regarding any material error, omission in relation or any change in financial circumstances
आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन वेयर सच चेंज हैज एन इम्पैक्ट ऑन द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो अगर वो सीलिंग उसमें ऊपर नीचे हो रही है तो उसके लिए बताएगा। ठीक है जी, ये है हमारा सेक्शन 88। अब आगे चलते हैं, उसके आगे आता है सेक्शन 89। 89 क्या कहता है? रिप्लेसमेंट ऑफ ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी की रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो डेटर या क्रेडिटर, तो वेयर द डेटर और द क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द आरपी इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ही विल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन अप्लाई करेगा? डेटर या क्रेडिटर। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? बोर्ड को लिख देगा विद इन 7 डेज। ठीक है, और बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा। ठीक है, और आरपी बीइंग रिप्लेस्ड में बी डायरेक्टेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सटेंड कोऑपरेशन टू न्यू आरपी। ठीक है, वो तो जैसे सिंपल प्रोविजन होता है वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है सेक्शन 90। सेक्शन 90 क्या कहता है? डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब है? द आरपी में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। पहला, एक तो कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन डेटर इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द डेटर। ठीक है, डेटर को बोला था तो इंडिया से बाहर मत जाइयो, बाहर चला गया। उसको बोला था तो डायरेक्टर मत बनियो, डायरेक्टर बन गया। ठीक है, उसने कोई ट्रांजैक्शन सेंटर कर ली, ये सब चीज। या कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द डेटर रेफर टू इन सेक्शन 88। 88 में क्या ड्यूटी है? 88 में ड्यूटी है कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई मटेरियल ओमिशन वगैरह हुआ है या एरर हुआ है तो वो बताए, या कोई चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है तो वो बताए। अगर ये नहीं करता डेटर तो ये 90 में क्या करेगा? आरपी विल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक, उसके बाद में अगला 91 में कहता है कि रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या है? इसको मैं जरा इधर कर देता हूं। तो आरपी में सबमिट एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रिवोकिंग फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। किस केस में? अगर उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गया, 20, 60, 35 वाली कंडीशन चेंज हो गई, या नॉन कंप्लायंस हो गई बाय डेटर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। ठीक है, या डायरेक्टर हैज एक्टेड मेलाफाइड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? 14 दिन के अंदर या तो इसको एडमिट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी। ठीक है ना। अब जब ये ऑर्डर पास हो जाएगा, एडमिटिंग द एप्लीकेशन, द मोरेटोरियम एंड द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है? 91 में बेसिकली ये कह रहा है आरपी कि जी आपने जो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर दिया था उसको रिवोक कर लो, क्योंकि कंडीशन इस बंदे की चेंज हो गई है। ठीक है, या जो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ये उसका नॉन कंप्लायंस किया है, या डेटर हैज एक्टेड मेलाफाइड। ठीक है, तो वो जो ऑर्डर था इनिशियली उसको चेंज करने की बात हो रही है कि आप उसको रिवोक करो। ठीक है, मतलब इसके अगेंस्ट में फ्रेश स्टार्ट मत चलाओ। सर इसमें एक पॉइंट था जो हाँ जी। सेक्शन 89 है रिप्लेसमेंट वाला। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। हाँ, 89 में रिप्लेसमेंट मतलब आरपी का रिप्लेसमेंट अगर डेटर ने रिक्वेस्ट करी है तो वो मैंडेटरी हो गया। कोई कंडीशन नहीं है कि उसने कोई गलती करी है, लैप्स किया, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्लेसमेंट अगर किसी ने डेटर ने फाइल कर दिया एप्लीकेशन तो वो शेल है भी, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल रेफर टू द बोर्ड एंड बोर्ड विल रिप्लेस। देयर इज नो मतलब एनी कॉज और एनी मिस्टेक ऑफ आरपी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, यही सही है। ठीक है, ऐसा है ना भाई। अगर इसमें आरपी मतलब अगर ढंग से मतलब डेटर को लगेगा कि यार मतलब ही इज नॉट, हाँ, डेटर या क्रेडिटर दोनों को ही। हाँ, तो दोनों वो को ही। चेंज करने की रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैंडेटरली चेंज करना पड़ेगा ये तो। हाँ ठीक है, हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को रेफरेंस कर देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंडेटरली चेंज है, मतलब हाँ। कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या कुछ ऐसा वो नहीं है। हाँ ठीक है। नहीं, वो तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो अप्लाई होते ही हैं, या लिखा हो ना लिखा हो वो अलग बात है। लेकिन आरपी भी क्यों करेगा? आरपी भी हो सकता है आरपी को
आरपी करेगी ना इसमें, और वैसे कोई एप्लीकेशन आज तक तो आई नहीं है इसमें, है ना जी। आगे चलते हैं। तो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आ सकती है हाँ कि जी आरपी फीस मांग रहा है, मैं फीस कहाँ से दूं? तो अब दूसरा मिला है, ये करेगा फ्री में। मेरे को तो लग रहा है कि नए नए जो आईपी बनेंगे उनको एनसीटी से ये वाले केसेस सर आप तो फीस की बात कर रहे हो, वही कहेंगे भी 5,000 रुपए महीने है, मेरा रसोई का नहीं चल रहा, आरपी तू मेरे किचन में कंट्रीब्यूट कर। सर 35,000 रुपए स्टेक होल्डर कमेटी को देकर उनको साइड में कर देंगे, भैया आरपी ने काम कर दिया। वकालत में कहते हैं कि पहले 100 केस के लिए तो ना वकील को अगर देना भी पड़े तो दे दे कि अब रोने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अब जब ये ऑर्डर हो गया, ठीक है जी, जब ये एप्लीकेशन एडमिट हो गई, अब इसमें आरपी निकला, तो देखो दोनों के ऊपर है, ठीक है ना। अब इसमें आरपी में सबमिट एन एप्लीकेशन। अब ये भी देखो कि भाई जब आरपी ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो इसमें भी शेल लिखा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 days में बाय ऑर्डर एडमिट और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेगी, और अगर ये हो गई एडमिट तो ये फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर जो है इट विल सीज टू हैव इफेक्ट, ठीक है ना। और इसकी कॉपी बोर्ड को दे देगी फॉर रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन द रजिस्टर्ड रेफर टू इन सेक्शन 196। तो 196 में क्या देगा, बोर्ड को कहेगा कि भाई इसकी एंट्री करो। अब 196 क्या कहता है हमारा, वो भी साथ में देख लेते हैं, एक मिनट। तो 196 बात करता है हमारा, जरूर पेनल्टी या पनिशमेंट की बात करता होगा। पावर्स ऑफ बोर्ड है, हाँ, फूड पावर्स 196 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। हाँ, आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं जी। ये हो गया हमारा कौन सा था हमारा 91, है ना जी, 91 हो गया ना। उसके बाद में आगे चलते हैं 92। अब 92 में क्या है कि आरपी विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स एंड सबमिट लिस्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 7 days बिफोर एंड ऑफ मॉरिटोरियम पीरियड। मॉरिटोरियम पीरियड कितना था, 180 दिन का था, ठीक है ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास डिस्चार्ज ऑर्डर। तो डिस्चार्ज ऑर्डर इसका हेडिंग है, और रेजोल्यूशन प्रोविजनल कहता है ये फाइनल लिस्ट बनाएगा क्वालिफाइंग डेट्स की, ठीक है। एंड इट विल सबमिट द लिस्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 7 days बिफोर द मॉरिटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इट विल पास ए डिस्चार्ज ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटर फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। कि उस लिस्ट से, उस लिस्ट में जो है भाई बेसिकली वो क्वालिफाइंग लिस्ट ही है ना, वही क्लेम्स है समझ लो सारे। जब उसी से डिस्चार्ज कर दिया तो मतलब खत्म। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग लायबिलिटीज। पहला, एक तो पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स। अब अगर क्वालिफाइंग डेट्स के रिलेशन में कोई पेनल्टीज लग गई हैं तो वो भी उसमें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, टिल द डेट ऑफ द डिस्चार्ज ऑर्डर। उसके बाद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स, any other sums owed under any contract in respect of the qualifying debts from the date of application till the date of the discharge order. अब ये जो discharge order है, it shall not discharge debtor from any debt not included in subsection 2 and from any liability not included under subsection 3, ठीक है। Discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording an entry in the register, ठीक है। And a discharge order shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debt, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज मीन विदाउट पेइंग एनी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या भाई, देखो जैसे होता है ना अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, डिस्चार्ज बैंकरप्ट में तो क्या होता है कि उसको पूरा निचोड़ लेते हैं, मतलब उसमें सारे उसकी कुड़की वगैरह करके सब कुछ सेल वेल करके कर देते हैं। यहाँ पे तो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा सर, अमाउंट ही छोटा सा ना, 35,000 तो टोटल ही है ना। सर तो उस फॉरेन जाने के लिए क्या पता जरूरी हो ना भी 35,000 लेके जाना है। तो ये और 93 है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ये आरपी विल परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड ड्यूटीज इन कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 208। ये है हमारा 93 तक सेक्शन। अब इसके बाद में अगला आता है हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हमारे सेक्शन है 94 to 120, ठीक है।
इसमें पहला क्या आता है, एक तो एप्लीकेशन बाय डेटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये दोनों कवर्ड है इसमें, फर्म भी कवर्ड है और इंडिविजुअल भी कवर्ड है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल ने किया, डिफॉल्ट हुआ, तो ही विल अप्लाई आइदर पर्सनली और थ्रू आरपी, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट अप्लाई अनलेस ऑल और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फाइल एप्लीकेशन जॉइंटली, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो जो है वो खुद भी कर सकता है और आरपी के थ्रू भी कर सकता है। और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है कि अगर पार्टनर फॉर्म है तो सच डेटर शैल नॉट अप्लाई अनलेस ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म फाइल द एप्लीकेशन जॉइंटली, ठीक है। तो सारे पार्टनर या मेजॉरिटी को एक एप्लीकेशन जॉइंट एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। और कब नहीं कर सकते, डेटर कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये कहता है एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स विच आर नॉट एक्सक्लूडेड डेट्स, ठीक है। जो एक्सक्लूडेड डेट नहीं है उन्हीं के लिए एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्सक्लूडेड डेट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी ना वहां पर, जिसमें वो फाइन पेनल्टी वगैरह था, वो एक्सक्लूडेड डेट में आ रही थी। ये एक्सक्लूडेड डेट, कोई फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट वगैरह है, ये सब चीजें इसके लिए नहीं एप्लीकेशन फाइल हो सकती, ठीक है ना। इट शैल बी सबमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स विच आर नॉट एक्सक्लूडेड डेट्स। तो सर फर्म के केस में आरपी को नहीं हो सकता, फर्म के केस में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर की कंसेंट से ही फाइल होगा, आरपी के थ्रू नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ डेटर के केस में सच डेटर शैल नॉट अप्लाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें आरपी का नाम नहीं लिखा है और पहले में लिखा है कि डेटर जो इंडिविजुअल है वो खुद करेगा या आरपी के थ्रू करेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स विच आर नॉट एक्सक्लूडेड डेट्स। ए डेटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इफ ही इज, तो ये पहली बात करता है इंडिविजुअल की, क्योंकि 1 में डेफर्ड कौन है, इंडिविजुअल, ठीक है। नहीं वैसे देखो ऐसा है, क्योंकि आप 94(1) पढ़ो, 94(1) में क्या कहता है, डेटर की बात करता है, वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। पहले डेटर में ही तो, डेटर में फर्म भी तो आ गई ना, डेटर में खुद ही कह दिया इसने पर्सनली भी कर लेगा, थ्रू आरपी भी कर लेगा, तो फर्म भी आरपी के थ्रू कर लेगी, क्यों नहीं कर लेगी। 94(1) में बताओ। करेक्ट। हाँ 94(1) में ना डेटर की बात करता ना, तो डिफॉल्ट हो गया, तो दोनों कर ले, पर्सनली दोनों आ जाएगा, आरपी भी कर ले, फर्म भी कर लेगी। उसके बाद आगे एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड, ठीक है, ये तो हो गया तीसरा। और ए डेटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इफ पहला अनडिस्चार्ज्ड, बैंकरप्ट, अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट, अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी, अंडरगोइंग बैंकरप्सी या 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैव नॉट इलेक्ट। बेसिकली जो पहले से ही आईसीयू में पड़ा हुआ, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में ये सब चीजें पहले चल रही हैं, वो फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। और एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट बाय डेट्स ओड टू द क्रेडिटर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया 95। तो एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर ये 96। और इस एप्लीकेशन में क्या क्या लगाना है आपको, डेट्स ओड टू द क्रेडिटर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फेलियर बाय द डेटर टू पे डेट विद इन 14 days ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। यहाँ पर 14 दिन है, जैसे वहां पर कितना था, CIRP में 10 दिन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फेलियर बाय डेटर टू पे डेट विद इन 14 days ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस और रिलेवेंट एविडेंस ऑफ सच डिफॉल्ट। तो एप्लीकेशन के साथ में ये लगाया जाएगा, ठीक है। डेट्स ओड टू द क्रेडिटर ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, फेलियर बाय डेटर, और क्रेडिटर में अप्लाई हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स और थ्रू आरपी। तो क्रेडिटर में जो है वो सिंगली भी कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकता है, जैसे वहां पर क्या, वहां ऑपरेशनल क्रेडिटर जॉइंटली नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल है ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्रेडिटर या डेटर है। तो इसमें क्रेडिटर जो है वो अपने आप भी कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकता है या थ्रू आरपी भी कर सकता है। एंड इन केस ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट पार्टनरशिप फॉर्म, वो किसी 1 और मोर पार्टनर के अगेंस्ट में भी कर सकता है और फर्म के अगेंस्ट में भी कर सकता है,
ठीक है जी, आगे ये 95 चल रहा है हमारा, आगे चलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, एक तो इंटरिम मॉरिटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। इंटरिम मॉरिटोरियम है सेक्शन 96। तो इंटरिम मॉरिटोरियम पीरियड विल कमेंस ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इट विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन डेट ऑफ एडमिशन या रिजेक्शन। ठीक है, अब व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड थ्रू आरपी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल डायरेक्ट द बोर्ड विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है भाई, कंफर्म करेगा कि नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। ठीक है, अब जब डेटर या क्रेडिटर ने खुद एप्लीकेशन फाइल की तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को कहेगा कि टू नॉमिनेट आरपी। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय ऑर्डर इट विल अपॉइंट आरपी। वेयर डेटर ऑब्लिक क्रेडिटर वांट्स टू रिप्लेस, आरपी विल मेक एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो इसमें 7 + 10 days का पीरियड है बोर्ड के लिए। जैसे पहले में 7 + 7 का है, यहाँ पर 7 days + 10 days है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये किसने एग्जामिन करनी है, ये आरपी ने एग्जामिन करनी है एप्लीकेशन, क्योंकि इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म के केस में एग्जामिनेशन, बेसिक एग्जामिनेशन कोई भी एप्लीकेशन हो वो पहले आरपी के पास जाएगी, आरपी फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। साइलेंट कर लीजिए प्लीज जो भी है। तो आरपी विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इट विल रिकमेंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सुंदर बाबा जी देख लीजिए, जो भी जिनकी आवाज आ रही थोड़ा म्यूट कर लीजिए है। तो ये है इसमें। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन 14 days ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट, तो जो उसको रिपोर्ट मिलेगी आरपी से, तो इट विल पास द ऑर्डर, और इस ऑर्डर की कॉपी क्रेडिटर को दे देगी विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, और मॉरेटोरियम विल कमेंस एंड इट विल सीज टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ 180 days। ठीक है, तो 180 days बिगिनिंग विद 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे वहां पर था फ्रेश स्टार्ट में, वहां पर भी वही है, सेम चीज। आगे चलते हैं। मॉरेटोरियम जो है इट विल ऑपरेट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल इशू अ पब्लिक नोटिस विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ये जो ऑर्डर पास किया इसके 7 दिन में एक पब्लिक नोटिस होगा जिसमें क्लेम्स इनवाइट किए जाएंगे फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स विद इन 21 days ऑफ सच। आप देखो जो फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट में कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है ना जी, यहां पर पब्लिक नोटिस है। ये रिप्लेसमेंट हो गया, सबमिशन और रिपोर्ट हमने कर लिया, एडमिशन रिजेक्शन भी हो गया हमारा, मॉरेटोरियम भी हो गया, यहाँ पब्लिक नोटिस हो गया। ये वर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं यूज करके यहाँ पर पब्लिक नोटिस किया गया है। ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू ए पब्लिक नोटिस विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 100 इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स विद इन 21 days ऑफ सच नोटिस। तो सीआईआरपी में पीरियड 14 दिन का होता है और लिक्विडेशन में 30 days का होता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन में 30 का होता है, यहाँ पर 21 days। ठीक है, और कम्युनिकेशन कैसे होगा, कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर। और आरपी विल सबमिट ए रीपेमेंट प्लान। अब ये क्या करेगा, ये एक रीपेमेंट प्लान सबमिट करेगा। 103 में क्या कहता है, 103 में कहता है कि क्रेडिटर्स शैल रजिस्टर क्लेम्स बाय सेंडिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड लेटर। और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सच पर्टिकुलर सच में प्रेसिडेंट। फिर एक लिस्ट बना लेगा क्रेडिटर्स की 104 में। आरपी विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है या जो क्लेम्स मिले हैं उसके बेसिस पर ये लिस्ट बना लेगा विद इन 30 days ऑफ द नोटिस। ठीक है, फिर ये रीपेमेंट प्लान ये क्या करेगा, डेटर प्रिपेयर करेगा इन कंसल्टेशन विद द आरपी। भाई डेटर ने पैसे देने हैं, इसमें इंडिविजुअल या फर्म इन्वॉल्व है, कोई दूसरा बाहर तो आ नहीं रहा, कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, द डेटर शैल प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद द आरपी ए रीपेमेंट प्लान कंटेनिंग ए प्रपोजल टू द क्रेडिटर्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिज डेट्स या अफेयर्स। ठीक है, अब रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज और रिक्वायर द आरपी टू कैरी ऑन द डेटर्स बिजनेस। मान लो उसकी फर्म है, ठीक है ना भाई, फर्म में क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, पार्टनरशिप फर्म है, हो सकता है उसमें 1000 करोड़ का भी बिजनेस हो रहा हो, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो कैरी ऑन द डेटर्स बिजनेस और ट्रेड ऑन हिज बिहाफ और इन हिज नेम। तो जैसे गोइंग कंसर्न वाली कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी है। रियलाइज द एसेट्स ऑफ द डेटर, एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ एनी फंड्स ऑफ द डेटर एंड रीपेमेंट प्लान शैल इंक्लूड। अब इसमें क्या है,
जो रीपेमेंट प्लान ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है डेटर इन कंसल्टेशन विद आरपी, ठीक है। एंड रीपेमेंट प्लान शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, सबसे पहला उसमें जाएगा एक तो जस्टिफिकेशन जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच रीपेमेंट प्लान एंड रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रेडिटर्स में एग्री अपॉन द प्लान, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द आरपी, भैया मेरी फीस का भी देख लेना क्या होगा। सच अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड। अब इसमें लिखा है सिंस द क्रेडिटर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। देखो यहाँ पर क्रेडिटर इन्वॉल्व नहीं है, दो पार्टी प्लान प्रिपेयर कर रीपेमेंट प्लान प्रिपेयर कर रही है, डेटर प्रिपेयर कर रहा है अलॉन्ग विद आरपी। तो सिंस द क्रेडिटर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान विल कंटेन द रीजंस व्हाई द क्रेडिटर्स में बी एक्सपेक्टेड टू एग्री टू द प्लान, ठीक है। जस्टिफिकेशन इसमें दिया जाएगा, रीपेमेंट प्लान में जस्टिफिकेशन दिया जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच रीपेमेंट प्लान एंड रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्रेडिटर्स में एग्री अपॉन द प्लान, ठीक है। फिर 106 में कहता है कि रिपोर्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन रीपेमेंट प्लान, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्लान ये आरपी जो है इट विल सबमिट दी रीपेमेंट प्लान अलॉन्ग विद हिज रिपोर्ट ऑन सच प्लान, ठीक है। ये कितने दिन में करेगा, विद इन 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या रहेगा, रिपोर्ट में ये रहेगा कि एक तो ये रीपेमेंट प्लान है, इट इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। रीपेमेंट प्लान में रीजनेबल प्रोस्पेक्ट है ऑफ बीइंग अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, जैसे वहां पर रहता है सीआईआरपी में, ठीक है ना। एंड देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ समनिंग ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इफ रिक्वायर्ड टू कंसिडर द रीपेमेंट प्लान। तो अगर चाहेगा, अगर जरूरत महसूस होगी तो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर बुला सकता है मे फॉर, ठीक है। अब अगर वो कहेगा कि भाई मीटिंग क्रेडिटर्स की बुलाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसमें रीजंस देने पड़ेंगे, भाई क्यों ना बुलाएंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट में ये भी रहेगा कि किस डेट को मीटिंग बुलाई जाए, ठीक है, डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है। इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स शुड बी समन्ड, ठीक है। और डेट जो है इट शैल नॉट बी लेस देन 14 days एंड नॉट मोर देन 28 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। ये डेट जो है 14 दिन से पहले नहीं होगी और 28 दिन के बाद नहीं होगी। शायद 21 है सर, है 14 से 21 नहीं 28 है, 28 है जी। ये आप 106 का 4A पढ़ो। अच्छा ठीक है, 28 days सर। हाँ ये लिखा हुआ है इसमें, ये नोट्स में भी हमने लिख रखा 14-28। एंड द आरपी shall consider the convenience of the creditors in fixing the date and venue of the meeting of the creditor, ठीक है ना। तो उनका ये कन्वीनियंस भी देखें। उसके बाद समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, अब ये मीटिंग बुला लेगा एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट, एक नोटिस देगा। कब, shall issue a notice calling the meeting of the creditors at least 14 days before the date fixed for such meeting, ठीक है। और ये नोटिस भेजेगा किसको, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 104। तो 104 में जो लिस्ट प्रिपेयर की थी उन सबको ये नोटिस भेजेगा, ठीक है। और नोटिस में क्या होगा, नोटिस सेंट शैल स्टेट द एड्रेस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू विच द रीपेमेंट प्लान एंड रिपोर्ट ऑफ द आरपी हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। तो आरपी ने क्या रिपोर्ट दी है ऑन रीपेमेंट प्लान, वो क्या सबमिट किया, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एड्रेस ये बताएगा मिड नोटिस में, जो मीटिंग का नोटिस जाएगा। और उसमें रीपेमेंट प्लान की कॉपी रहेगी, एक कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स रहेगी, ठीक है जी। और क्रेडिटर की मीटिंग होगी, इसमें मतलब कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं लेना, ये तो आरपी ने डिसाइड करना है। हाँ हाँ नहीं, लेकिन नोटिस में ये रहेगा ना कि एड्रेस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, भाई इसने तो रीपेमेंट प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिया ना आरपी ने। तो आरपी ने जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीपेमेंट प्लान दिया उसके बारे में बताएगा कि मैंने ये प्लान दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्रेडिटर्स को ये बताएगा। पहली बात तो ये आरपी ये डिसाइड करेगा क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी भी है नहीं बुलानी। अगर बुलानी है तो उसमें ये कॉपी ऑफ रीपेमेंट प्लान भी देगा और कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर देगा, एक कॉपी ऑफ द सेड रिपोर्ट ऑफ आरपी एंड फॉर्म्स फॉर प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग कैसे बुलाएगा। मीटिंग में ये है कि जो भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 109, 110 और 111,
अब ये क्रेडिटर्स अपनी मीटिंग में अप्रूव भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं रीपेमेंट प्लान को, ठीक है। लेकिन आरपी विल इंश्योर कि जो भी मॉडिफिकेशन सजेस्टेड है उसके लिए कंसेंट ले ली जाए फॉर ईच मॉडिफिकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो इंडिविजुअल ने देने हैं या फर्म ने देने हैं। भाई क्रेडिटर तो कह देंगे आप 4 साल के बजाय 2 साल में दे दो, लेकिन देना तो उसी को है ना, तो उसकी कंसेंट जरूर ली जाएगी, ठीक है, डेटर की फॉर ईच मॉडिफिकेशन। एन आरपी में फॉर ए सफिशिएंट कॉज एडजर्न द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 7 days एट ए टाइम, ठीक है। उसके बाद में वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट क्या होगा? क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट एट एवरी मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रीपेमेंट प्लान, जो भी उसका वोटिंग शेयर है। और वोटिंग शेयर कैसे होगा? इट विल बी टू बी असाइन्ड टू ईच क्रेडिटर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, रेगुलेशंस के हिसाब से। ए क्रेडिटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट फॉर एन अनलिक्विडेटेड अमाउंट। अगर कोई अनलिक्विडेटेड अमाउंट है तो उसके लिए वो लायबल एंटाइटल नहीं होगा। एंड ए क्रेडिटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स इफ ही इज नॉट ए क्रेडिटर मेंशन्ड इन द लिस्ट। अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो नहीं वोट कर सकता, और इफ ही इज एन एसोसिएट ऑफ द डेटर तो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। 2 कंडीशन है इसमें। आगे, राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर भी जो है ये क्या कर सकते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर में जो है पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड वोटिंग इन रिलेशन टू द रीपेमेंट प्लान शैल फॉरफीट हिज राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी, ठीक है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पार्टिसिपेट करता है तो he will forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan, ठीक है, in accordance with the terms of the repayment plan. Where secured creditor does not forfeit his right to enforce security, he shall submit an affidavit to the RP at the meeting of the creditor stating that the right to vote exercised is only in respect of the unsecured part of the debt, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, या तो जैसे वहां पर रिलिक्विश करता ना, या तो यहाँ रिलिक्विश कर दे। अगर रिलिक्विश नहीं करता टू एक्सरसाइज द सिक्योरिटी, तो उस केस में सिर्फ अनसिक्योर्ड पार्ट जो उसका है, भाई उसके 2 पार्ट हो सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर के, तो जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसके लिए वोटिंग करेगा, या द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। इन केस ए सिक्योर्ड क्रेडिटर पार्टिसिपेट्स इन द मीटिंग ऑन द रीपेमेंट प्लान बाय सबमिटिंग एन एफिडेविट अंडर सबसेक्शन 3, द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट शैल बी treated as separate debts, तो दोनों सेपरेट मान लिए जाएंगे, ठीक है। आगे, the concurrence of the secured creditor shall be obtained if he does not participate in the meeting or repayment plan, but provision of the repayment plan affects his right to enforce security, ठीक है। तो उस सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट ले ली जाएगी अगर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता तो, ठीक है। भाई वो कहता मैं तो अपनी सिक्योरिटी एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर उसका राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी हैम्पर हो रहा है तो उसकी कंसेंट ली जाएगी, तो उसकी कंकरेंस ली जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान मींस द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 114 टिल द डेट ऑन विच द नोटिस इज गिवन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 117 और रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आरपी अंडर सेक्शन 118 एज द केस में बी, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली 110 सेक्शन में क्या है? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है भाई उसकी वो हो सकता है वो अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट करना चाहे या ना करना चाहे, ठीक है ना। he may not intend to give up on his right to enforce security during the period of implementation of the repayment। वो सोचता है भाई मैं रिपेमेंट प्लान को देख लेता हूँ, बाद में मैं एनफोर्स कर लूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि वो रिपेमेंट प्लान में अगर वो वोट कर देगा तो उसकी सिक्योरिटी खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई उसकी। ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हु इंटेंड्स टू वोट for the approval of the repayment plan will be required to give up his right to enforce his security as he will be considered to be participating exclusively as a creditor under the repayment plan, ठीक है। लेकिन अगर वो गिव अप नहीं करना चाहता तो वो फिर अनसिक्योर्ड डेट के लिए वोट करेगा, ठीक है। अगला आता है अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान बाय क्रेडिटर्स। द रीपेमेंट प्लान और एनी मॉडिफिकेशन टू द रीपेमेंट प्लान shall be approved by a majority of more than 3/4 in value of the creditor। तो यहाँ पर 3/4 majority से कोई भी जो प्लान में अगर कोई मॉडिफिकेशन है या कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो 3/4 majority से होगी। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑन अ
रीपेमेंट प्लान। आरपी जो है, आरपी एक रिपोर्ट बनाएगा कि जी मैंने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई और रिपोर्ट में ये कहेगा कि भाई ये रीपेमेंट प्लान अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अगर अप्रूव हुआ तो लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, क्यों? क्योंकि ये रीपेमेंट प्लान पहले ही जा चुका है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ये क्रेडिटर्स की मीटिंग से पहले ही रीपेमेंट प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद में मीटिंग बुलाई गई है, तो अगर जो तो एज इट इज पास हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉडिफिकेशन हुई तो वो मॉडिफिकेशन भी दे देगा कि भाई ये मॉडिफाई हुआ। ठीक है, द रेजोल्यूशंस व्हिच वर प्रपोज्ड एट द मीटिंग एंड द डिसीजन ऑन सच रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स हु वर प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड और वोटिंग रिकॉर्ड्स और such other information as he thinks appropriate. Notice of decisions taken at a meeting of creditor. The RP will provide a copy of the report of the meeting of creditors prepared to the debtor. ठीक है, डेटर को भी देगा और क्रेडिटर्स को भी देगा, इंक्लूडिंग दोज हु वर नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी देगा। ठीक है, तो इस पे सवाल पूछ सकते हैं कि किस किस को ये जो है कॉपी देगा रिपोर्ट की। उसके बाद में आता है सेक्शन 114, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये सारी चीज़ें पहुंच गई, रिपोर्ट भी पहुंच गई आरपी की और ये मीटिंग के मिनट्स वगैरह सब कुछ पहुंच गया। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी रीपेमेंट प्लान को। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स सबमिटेड बाय द आरपी। ठीक है, अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग बुलाई ही ना गई हो, अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई तो फिर वो जो आरपी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसीजन लेगी। ठीक है ना, और इसमें ये रहेगा, ये ऑर्डर में ये डायरेक्शंस भी रह सकती हैं कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रेजोल्यूशन रीपेमेंट प्लान, एंड वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन कि रीपेमेंट प्लान में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो इट में डायरेक्ट द आरपी टू रिकन्वीन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर रिकंसिडरिंग द रीपेमेंट प्लान। तो ये भी कह सकती है कि भैया दोबारा मीटिंग बुलाओ क्रेडिटर्स की फॉर रिकंसिडरिंग द रीपेमेंट। ये है। उसके बाद में अब ऑर्डर आ गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रीपेमेंट प्लान, भाई दो बातें होंगी, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर अप्रूव कर दिया तो इसमें क्या होगा, सच रीपेमेंट प्लान शैल टेक इफेक्ट एज इफ प्रपोज्ड बाय द डेटर इन द मीटिंग। ये ऐसे मान लिया जाएगा कि डेटर ने ही प्रपोज किया है। क्यों? क्योंकि डेटर ने ही तो देना है ना अल्टीमेटली। अगर कोई मॉडिफिकेशन भी क्रेडिटर सजेस्ट करेंगे वो भी अप्रूवल होनी चाहिए डेटर की। बी बाइंडिंग ऑन द क्रेडिटर्स मेंशन्ड इन द रीपेमेंट प्लान एंड द डेटर, दोनों पे बाइंडिंग होगा, क्रेडिटर्स पे भी और डेटर पे भी। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट्स द रीपेमेंट प्लान, द डेटर एंड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। तो फिर वो बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर passed by the adjudicating authority under subsection 2 shall be provided to the board for the purpose of recording an entry। ठीक है, तो एंट्री कर लो 196 में। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रीपेमेंट प्लान। तो जो आरपी जो अपॉइंटेड है वही सुपरवाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीपेमेंट प्लान। ठीक है, एंड आरपी विल मे अप्लाई टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस इन रिलेशन टू एनी पर्टिकुलर मैटर अराइजिंग अंडर द रीपेमेंट प्लान, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में इशू डायरेक्शंस टू आरपी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। फिर कंप्लीशन, अब ये कंप्लीशन हो गया, तो जब ये कंप्लीशन हो गया तो उसके 14 डेज के अंदर द आरपी शैल विद इन 14 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान फॉरवर्ड टू द पर्सन्स हु आर बाउंड बाय द रीपेमेंट प्लान अंडर सेक्शन 115 एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उनको दे देगा पहला ए नोटिस दैट द रीपेमेंट प्लान हैज बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, कि भाई इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, and a copy of the report by RP summarizing all receipts and payments made in pursuance of the repayment plan and extent of the implementation of such plan as compared with the repayment plan approved by the meeting of creditors। भाई क्रेडिटर्स ने मीटिंग में क्या अप्रूव किया था और एक्चुअली हुआ कितना, कितने रिसीट्स हुई, कितनी पेमेंट हुई। एंड आरपी में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द टाइम मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर इसको करना है जब रीपेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाए, और उसमें 7 दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। उसके बाद में रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एन एंड प्रीमेच्योरली, कोई प्रीमेच्योर एंड हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ए रीपेमेंट प्लान शैल बी डीम्ड टू हैव कम टू एन एंड प्रीमेच्योरली, अगर फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन्स बाउंड बाय इट। भाई बाउंड कौन है उससे, डेटर और क्रेडिटर दोनों बाउंड। ठीक है ना, तो अगर फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ये है कि आरपी
अगर कोई रिपेमेंट प्लान किसी का प्रीमेच्योर एंड हो जाता है तो आरपी विल सबमिट ए रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वहां पर क्या कहेगा, लो जी अभी तक की रिसीट एंड पेमेंट ये है और रीजंस ये है फॉर प्रीमेच्योर एंड ऑफ द रिपेमेंट प्लान एंड डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर्स हुज क्लेम्स हैव नॉट बीन फुल्ली सेटिस्फाइड। तो लो जी इनके बाकी रह गए, इनके हो गए, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर ये कह देगा कि भैया रिपेमेंट प्लान हैज नॉट बीन कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और जो डेटर जिनके क्लेम सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कुछ को पैसे मिल गए हो, कुछ को मिले होंगे, कुछ को नहीं मिले होंगे, जिनको फुल्ली नहीं मिले वो क्या होगा, वो बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको मिल गया वो तो नहीं कर सकते, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड टू द पर्सन्स बाउंड बाय द रिपेमेंट प्लान ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आरपी टू द एडजुडिकेट। वो कह लो जी ये रिपोर्ट आई है आरपी की, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी पर्सन्स बाउंड है, बाउंड कौन है, क्रेडिटर्स और डेटर, है ना, एंड ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द बोर्ड, ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज ऑर्डर। अब जब ये रिपेमेंट प्लान हो गया तो आरपी विल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर ए डिस्चार्ज ऑर्डर, ठीक है। कि जी ये डेट्स, क्योंकि डिस्चार्ज किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्चार्जेस इन रिलेशन टू द डेट्स, तो इट विल अप्लाई, आरपी विल अप्लाई फॉर ए डिस्चार्ज ऑर्डर इन रिलेशन टू द डेट्स मेंशन्ड इन द रिपेमेंट प्लान एंड जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास सच डिस्चार्ज ऑर्डर, ठीक है। रिपेमेंट प्लान में प्रोवाइड फॉर अर्ली डिस्चार्ज और discharge on complete implementation of the repayment plan and discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording, ठीक है। and discharge order shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई और बंदा है, मान लो कोई गारंटर है, ठीक है ना, वो इसमें डिस्चार्ज नहीं होगा, मान लो पार्टनरशिप फंड में भी किसी ने गारंटी दे रखी है, उसको यहाँ कवर कर लेंगे। फिर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये इसके बाद में आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा बैंक्रप्सी ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। तो मेरे हिसाब से अब ये बैंक्रप्ट चैप्टर 4 वाला जो है ये थोड़ा सा और डिटेल्ड है, इसको कल करते हैं, है ना। थोड़ा ये समझ में नहीं आया है कि जो ये डिस्चार्ज ऑर्डर ऊपर में ये बात कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ रिपेमेंट प्लान